हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको उत्तराखंड सर्किल के पोस्ट ऑफिस और आरएमएस का जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ है, जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ है, उसका जो है क्वेश्चंस पेपर मैं आपको बताऊंगा। और जो अगले साल पेपर देंगे तो मैं उन लोगों के लिए एक ये जो क्वेश्चंस पेपर है वो बताऊँगा, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके दोस्तों। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है और आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों। इससे पहले कि जो है मैं आपको समझाऊं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले आपको पता होगा दोस्तों, पेपर 1 के बारे में मैंने बताया। पेपर 1 भी 100 नंबर का था और पेपर 2 भी 100 नंबर का है। और ये भी जो है 2 पार्ट में होता है, 3 आवर्स का। सेम पर प्रोसेस जो मैंने बताई, देखो आप देखेंगे 30 नंबर का पेपर होता है, 6 अंक क्वेश्चन नंबर 6 अनिवार्य है और 1 से 5 के लिए 4 सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं दोस्तों। इसमें आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रासंगिक जीएफआर प्रावधान का हवाला देते हुए माल की एकल स्रोत खरीद के लिए शर्तें बताइए। ऐसी मालिकाना खरीद को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी और उसकी प्रायोजिकता वित्तीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखो 1 से 5 में, जो पॉइंट नंबर 3 देखिए, 1 से 5 में केवल 4 प्रश्न करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 अनिवार्य है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसको अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 उप प्रश्नों के उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन तीनों के करने हैं, जो कि एक टोटल 5 नंबर के, 2 नंबर और 1 नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आकस्मिक व्यय के वर्ग बताएं। देखो डिवीजन ऑफिस और हेड ऑफिस में जो काम करते हैं उनको ये पता होगा आकस्मिक व्यय उसके बारे में। और वे कौन सी 2 स्थितियाँ जिनके तहत क्रेता जैम पोर्टल के बाहर सेवाओं की खरीद कर सकता है जिनकी खरीद लागत 5 लाख रुपए से कम। देखो स्पेशल केस के लिए, जैसे स्टेशनरी हो या फिर आपके लिए स्कैनर, चेयर्स, कुछ भी मतलब हो सकता है ऐसे, तो आपने पॉइंट बताने हैं 5 लाख रुपए से कम के। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, वे कौन से 2 पहलू हैं जिनमें संबंधित पोस्ट मास्टर द्वारा एफएससी राशि निकालने वाले बिल पर प्रमाण पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डाक विभाग के राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए लेखा शीर्ष की सामान्य रूपरेखा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 उप प्रश्न के उत्तर दीजिए। धन अंतरण सेवा योजना को समझाइए। उन नियमों का हवाला दीजिए जिनमें भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बिलों को तैयार करने और उनसे निपटने वितरण अधिकारी द्वारा जहाँ सावधानी अपनाए जाने की बात कही गई है, उस नियम को भी अद्वित करें जिसमें कोषाध्यक्ष करते हुए जिम्मेदारी सूचीबद्ध है। ध्यान से इसको करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और जहाँ पे समझना है आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं कि निम्न में से कौन से कथन सही है। पॉइंट नंबर 1, विधवा बेटी की 26 वर्ष बीते। देखो इसमें हमने टिक मार के वाइड सही गलत बताने हैं। विधवा बेटी का 26 वर्षीय बेटा जो आश्रित और सीजे से लाभार्थी का साथ देता है, परिवार की परिभाषा के अंतर्गत क्या आता है या नहीं आता है। नंबर 2, 26 वर्ष की अविवाहित बेटी जो आश्रित है, सीजीएचएस कवरेज में लाने के उद्देश्य से निर्भरता की आय, 26 वर्ष की जो आश्रित है सीजीएचएस लाभार्थी के साथ रहती है, वह परिवार की परिभाषा आती है। और नंबर 3, सीजीएचएस लाभार्थी परिवार को सीजीएचएस कवरेज में लाने के उद्देश्य से निर्भरता के लिए आय सीमा विचार की तिथि 9,000 रुपये तक महंगाई राहत है। ध्यान से सुनो, इसमें कौन सा सही होगा आप बताओ जरा। तो पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो 26 वर्ष की अविवाहित बेटी है और आश्रित सीजीएचएस के लाभार्थी के साथ, वो एक परिभाषा में नहीं आती है, जो कि वो आनी चाहिए, क्योंकि वो अविवाहित है और आश्रित है। आश्रित मतलब वो बीमार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और नंबर 2 देखो, विधवा बेटी का 26 वर्षीय बेटा जो आश्रित है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। माल खरीद के लिए एक निविदा में टीईसी तकनीक के रूप में सेवा केवल एक बोली लगाने की सिफारिश करता है। इस निविदा को वैध मानने के लिए जीएफआर कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए और इस प्रकार की पुनः निविदा से बचा जाना चाहिए। ऐसे एकल निविदा अनुबंधों के लिए व्यय को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम है और इस प्रकार की एकल निविदा अनुबंधों के लिए प्रायोजिक विधिक शक्तियों की सीमा उल्लंघन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन दो, थोड़े इसके बारे में एक आध पेज लिखना आप अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा था कि जो जरूरी करना है आपको, 7 क्वेश्चन है इसमें, 8 में से करने हैं। निम्नलिखित निःशुल्क पिकअप के साथ एक ही स्थान पर बीएनपीएल सुविधा का लाभ उठाने ग्राहकों के लिए सीमा का मूल्य बताएं। कितना जो है बीएनपीएल बुक करेगा कोई अगर कस्टमर, जो पोस्टमैन उसके घर से उठाएगा, तो कितना अमाउंट उसका होना चाहिए जो ये घर से उसके ले जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंसकारी नवनिर्मित निलंबित रद्द करने के लिए अधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी कौन है। तो आई होप डिविजनल सेक्रेटरी और डिविजनल हेड जो होता है आपका, वो इसके लिए अधिकारी होते हैं। वह कौन सा मूल्य है जिसके ऊपर किसी डाकघर में संदिग्ध तोड़फोड़ के कारण होने वाले नुकसान की जांच के लिए पुलिस को रिपोर्ट की जानी चाहिए। प्रभा के प्रमुख हानि धोखाधड़ी मामलों में जांच के ऊपर सीमा बताएं। 1 नंबर का है, सर्कल कार्यालय द्वारा बजट के पुनर्वियोजन के लिए टी कोड क्या है और सर्कल स्तर पर पुनर्वियोजन की अनुमेय सीमा बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है।
बिल्कुल सही है ये। जीएसटी बही खाता धारक के प्रकार जिन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है उनके बीच के अंतर को संक्षेप में बताइए। मैनुअल पोस्टिंग विवरण उत्पन्न करने के लिए टी कोड क्या है? और फैकल्टी आईडी का लाभ केंद्र के तहत जो दृश्य विकल्पों के बीच क्या है अंतर है, ये बताएं इसके बारे में। जो सातवां है, स्वीकृत स्थापना के रजिस्टर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है दोस्तों, उसके बारे में हमने इसमें लिखना होता है आपको। तो आप पार्ट 1 समझ गए होंगे। इसी का पार्ट 2 देखेंगे। 70 नंबर का प्रश्न संख्या 7 आने वाले हैं। 8 से 11 तक में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। किसी भी प्रश्न या उप प्रश्न को हल करते समय उनकी प्रश्न संख्या बिल्कुल अच्छे से लिखें। 1/4 से 30 से 23 की अवधि के लिए CGES के तहत बचत निधि के लिए लाभ की तालिका उपलब्ध उम्मीदवारों को प्रदान की जाएगी। देखो CGES जो तो आप जानते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, देखेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 60 रुपये तक जो हर मंथ आपकी सैलरी से कटती होगी, आपको ध्यान होगा। उसके बारे में ये एक सीट मिलेगी आपको वहाँ से, इसके बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में व्यय विभाग के कंप्यूटर की खरीद पर जो आपका डिवीजन ऑफिस में जो स्टॉक में जो बैठते होंगे उनको पता होगा सब। व्यय विभाग की कंप्यूटर खरीद के लिए अग्रिम समन्वय वित्त 23 के दौरान 9% ब्याज की दर घोषणा की। सरकारी कर्मचारी अधिकारी डीलर की नया लैपटॉप खरीदने के लिए इतना लेता है। इसको आप ध्यान से करेंगे दोस्तों। ब्याज 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ये मैं जल्दी से स्किप नहीं करूँगा, ये पेज कहीं आप नोट करेंगे। आप ध्यान से पढ़िए प्लीज़। तो आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। अब 7 का बी क्वेश्चन देखो। 18,000 रुपये का मूल वेतन प्राप्त करने वाले एक कर्मचारी को 5 लाख रुपये मंजूर किए गए थे। जून 20 और दिसंबर 20 में 2 समान किस्तों हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का भुगतान किया गया था। अग्रिम राशि का भुगतान 50 मासिक किस्तों की ब्याज की दर प्रति वर्ष है। रिकवरी अगस्त 2 शुरू होती है। निम्न का उत्तर दीजिएगा। देखो आप देखेंगे ब्याज की राशि की गणना करें। यदि सरकारी कर्मचारी 1/23 को ब्याज के साथ अग्रिम चुकाते हैं तो सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया राशि की गणना करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा मिस्टेक लिखा था लेवल 8 में, सेल लिखा था, स्केल होता है दोस्तों। लेवल 8 का स्केल 1 का जो वेतन प्राप्त करने वाला एक सरकारी कर्मचारी CGS का लाभार्थी है। CGS औषधालय को 2 जांच परीक्षणों के एक सूचीबद्ध अस्पताल में जाता है। सरकारी कर्मचारी परीक्षणों को करता है। पहले मतलब आप समझेंगे दोस्तों इसमें क्या करना होता है आपको। सरकारी कर्मचारी कार्यालय में चिकित्सा दवा प्रस्तुत करता है। सरकार CGS की प्रति राशि गणना करें और यदि कोई अस्वीकृत राशि हो तो उसके कारण बताएं। आपको पता होगा दोस्तों, जब हम रेफरल करते हैं कोई भी चीज़ तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पेनल्ड हॉस्पिटल में 350 रुपीज़ का जो ये परामर्श शुल्क है वो आपको रिकवर तभी होगा जब आपने रेफरल किया होगा। और जो टेस्ट वेस्ट वगैरह जो उन्होंने लिखे थे, इनमें 2 चीज़ दिखी दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे आप। 1 परीक्षण और 2 परीक्षण तो इन्होंने रेफरल करे थे, तो ये तो उनको रिकवर हो जाएगा पैसा। लेकिन डॉक्टर ने कहा बल्कि ये जो है आप 2 टेस्ट और करवाइए, एक तो 9,800 का और एक 13,600 रुपये का, और परामर्श शुल्क 300 रुपये लेता है। तो आपको जो है ये दवाई भी लेता है। तो ध्यान से देखना आपने, ये 3 अमाउंट हमको रिहम्बर्समेंट नहीं होगी। 9800, 1360 और 535 रुपये, क्योंकि इन्होंने रेफरल नहीं की थी। हमेशा रिहम्बर्समेंट अमाउंट वही मिलता है जो CGHS डिस्पेंसरी से हमने रेफ़र कर रहा और उसके बाद हमने हॉस्पिटल में उसी रिलेटेड में उसी पॉइंट का बिलिंग करी है और उसके बारे में हमें वो जो मिलता है उसका हमें रिफरल मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक सरकारी कर्मचारी एक आठ सेवा में शामिल होता है। उसका सहपाठी बैचमेट सेवा में 2007 को सेवा में शामिल होता है। नई भर्ती के नियम पर निर्धारित LTC के लाभ होता है। तो उसकी प्रत्येक नए ब्लॉक की शुरुआत है। देखो LTC के जो ब्लॉक बनता है ना, जिसमें जाना आना वगैरह, तो हमने वो करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अगला भी जाएंगे आप 8 का C में। एक सरकारी कर्मचारी को 7 से 15 दिनों के लिए ये अवकाश दिया गया और संपूर्ण भारत LTC के लाभ उठाने दी गई थी। मूल वेतन इतने को LTC आपने गए होंगे तो लिव इन केसमेंट वगैरह आपने जो अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 भी CGH सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जो है ये इसके बारे में है। 10वां क्वेश्चन भी जो है आप दोस्तों देखेंगे वेतन से रिलेटेड है। मैं चाहता हूँ दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको जल्दी से जल्दी समझ में, आप इस पेज को भी देखें। उससे रिलेटेड 3600 रुपये का परिवहन भत्ता और इसमें क्या क्या मिलना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे दोस्तों। लेवल 11 में वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी सभी दस्तावेजों के साथ LTC का दावा बिल जमा करता है। सरकारी कर्मचारी ने 5/9/22 से 16/9/22 तक गृह नगर LTC का लाभ उठाया। सरकारी कर्मचारी दावा। बेटी 20, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बेटी 20 साल की, विवाहित पुत्र 22 साल का और बहू उनकी 21 साल की है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन LTC में
शामिल हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए 20 साल से ऊपर का जो बेटा बहू है वो इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ बेटी 20 साल की, अगर वो खुद होंगे इसके में जो LTC का बिल बनाना है वो आएगा। नेक्स्ट पेज मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चंस पढ़ लें दोस्तों इसके। नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, देखो ये वाला क्वेश्चन LTC से रिलेटेड। इसमें इन्होंने दिया है देहरादून से दिल्ली के लिए प्रति व्यक्ति का AC ट्रेन का किराया विदाउट AC का है, इसमें कितना क्या है। नेक्स्ट और जो इसमें यही पॉइंट इसके हैं कि जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट से हॉलीडे होम की दूरी 15 किलोमीटर है, बेंगलुरु राज्य से बेंगलुरु हवाई अड्डे तक प्रति व्यक्ति का किराया 70 रुपीज़ है। तो ये हमने सारा बिल बना के अच्छे से, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 15 नंबर का। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और हमने किस तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही हट के एग्ज़ाम होता है और इसमें सारा जो अक्सर वही अच्छे से जो इसकी जो LTC की गाइड हो, GDS की गाइड हो, जिसके 8 वॉल्यूम होते हैं, तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा उन्हें पढ़ेंगे ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। और थोड़ा बहुत जो जिसने थोड़ा बहुत ही काम किया है हेड ऑफिसों में तो उसको थोड़ा और आसान होगा, तो आप भी अच्छे से कीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।